हाँ भाई, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने 2023 के 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया था। साथ में ये भी देखा कि एनसीईआरटी में कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन इजी है, मीडियम है या टफ है। नीट 2024 में कहां से पूछ सकता है वो भी हम धीरे धीरे साथ के साथ गैस कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा भाई, अगर मैं कहीं लिख दूं इजी क्वेश्चन है, उसका मतलब उस पैटर्न का क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में करना होता है। इजी क्वेश्चन उसे कहते हैं जो देखते ही हो जाए। मीडियम क्वेश्चन किसे कहेंगे? जिसको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक, या जिसमें कैलकुलेशन वगैरह हो, या जो ट्रिकी हो, जहां पे आपसे मिस्टेक हो सकती है। और टफ उसे कहेंगे जो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, जो पेपर में आपकी 2 मिनट खाएगा। और पेपर में जो 2 मिनट खाएगा वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं करना होता, लास्ट के 15 मिनट में करना होता है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको, ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप जब पहला टेस्ट देंगे तभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, और नीट एग्जाम तक तो ऐसे तैयार हो जाओ, खा जाएंगे पेपर को। समझेगा नहीं समझे? ठीक, तो आज हम एनालिसिस करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपने सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ो, जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको यह प्रूव कर दूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है कि नहीं? करें फिर स्टार्ट। बट उससे पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं? टुडेज थॉट। तो लिखो आज का विचार। एक ऐसा विचार लिखवा दूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बोलो। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपको नीट 2024 क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप ना कि ओनली एक डॉक्टर बनेंगे, बहुत अच्छा डॉक्टर बनेंगे। बस सिर्फ मेरे इस थॉट को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा अपने माइंड में रखना है, हर मोमेंट पे। लिखूं? सही है? समझ आया कि नहीं? इफ यू वांट टू बी ए डॉक्टर, प्रिटेंड टू बी ए डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आज से अभी से डॉक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो। डॉक्टर की तरह बिहेवियर का मतलब क्या है भाई? आप में डॉक्टर के कैरेक्टर होने चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर कभी भी किसी से बहस नहीं करता है, वो अपनी एनर्जी अपने काम में लगाता है, प्रोडक्टिव कामों में लगाता है। कभी भी कोई अच्छा डॉक्टर किसी से डिबेट नहीं करेगा, ठीक, फालतू की गॉसिपिंग नहीं करता, वो साइलेंट रहता है, अपनी एनर्जी कंजर्व करता है ओपीडी में, इमरजेंसी वार्ड में या आईसीयू में लगाने के लिए, अपने पेशेंट्स को देखने में। एक अच्छा डॉक्टर डिसिप्लिन में रहता है, वो डेडिकेटेड होता है अपने काम के प्रति, वो एनर्जेटिक होता है, फोकस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, यानी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। वो ये नहीं कि आज तो हॉस्पिटल में जा रहा है, कल नहीं जा रहा। ठीक, तो ये कैरेक्टर आप में होने चाहिए। तो अच्छे डॉक्टर के कैरेक्टर क्या क्या है? वो साइलेंट रहता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है, डेडिकेटेड होता है, फोकस्ड होता है, एनर्जेटिक होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। एक अच्छे डॉक्टर में पेशेंस होता है। पेशेंस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत से, बहुत ज्यादा फोकस के साथ एक ऑपरेशन किया और फिर भी वो पेशेंट को नहीं बचा पाया, तो वो कभी ये नहीं बोलता कि ये पेशेंट मेरे से मर गया, आगे मेरे से इलाज नहीं होगा। नेक्स्ट डे भी ऑपरेशन थिएटर में उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही फोकस के साथ काम करता है। पीछे मेरे से गलती हो गई, भूल जाता है, चाहे भले ही गलती हो या वो बचा ना पाया हो, तो उसको भूल करके अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे फोकस करता है। तो इशारा आपको साफ है, आपसे 2023 क्वालिफाई नहीं हुआ, उस बात को भूल करके 24 में अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। समझे कि नहीं समझे? और एक अच्छा डॉक्टर डेली ओपीडी में जाता है, इमरजेंसी वार्ड में जाता है, आईसीयू वार्ड में जाता है। ओपीडी इज इक्वल टू बायो, इमरजेंसी इक्वल टू केमिस्ट्री, आईसीयू इक्वल टू फिजिक्स। वो डेली तीनों वार्ड की फाइल्स चेक करता है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तीनों वार्ड के पेशेंट से मिलता है। पीसीबी के क्वेश्चंस ही आपके पेशेंट्स हैं। तो अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आज से ही आप अपने तीनों वार्ड में जाएंगे, यानी तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे और तीनों की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री की कंप्लीट पढ़नी है, फिजिक्स की आपको थियोरेटिकल चैप्टर्स की पढ़नी है,
ठीक, जो आपके सेमीकंडक्टर वगैरह है, एटम एंड न्यूक्लियाई, जो 12th के लास्ट में, कम से कम उनकी जरूर पढ़नी अगर पूरी ना पढ़ो तो। ठीक, और एक अच्छा डॉक्टर डेली तीनों वार्ड के पेशेंट यानी पीसीबी के क्वेश्चन सोल्व करता है। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान रखना है, अगर ये आदतें आप में है तो आपको एक बड़ा डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हमेशा आप अपने आप से बोलो, यस आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को ये बोलता हूं, यस आई एम द बेस्ट टीचर ऑन दिस प्लेनेट, थैंक यू गॉड। और जब मैं ये लाइन बोलता हूं, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी एक एक सेल चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, यस आई एम द बेस्ट टीचर ऑन दिस प्लेनेट। तो आपको भी ऐसे बोलना है, यस आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। और जब आप ये बोलोगे, ऐसा लगना चाहिए कि एक सेल्स आपकी बोल रही है, तो जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड मान जाएगा, यस आप अच्छे डॉक्टर हो। और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड मान गया, तो उस दिन अपने आप आपकी पीसीबी भी पढ़ी जाएगी, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, एनसीईआरटी भी हो जाएगी, क्लास भी हो जाएगी, टाइम भी मैनेज हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आज से कोई भी काम आप कर रहे हो, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो, ठीक, कहीं भी आप जा रहे हो, तो उस टाइम ये ऑब्जर्व करो खुद को, क्या आप एक अच्छे डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहे हो? अगर यस आता है देन कंटिन्यू, अगर नो आता है तो आप क्या गलती कर रहे हो, तो उसको कैसे सुधार सकते हो, तुरंत सुधारो, तभी आप में डॉक्टर के कैरेक्टर डेवलप होंगे। और डॉक्टर के कैरेक्टर डेवलप हो गए यार, आप डॉक्टर बन गए। कोई अच्छा डॉक्टर ना ओनली पढ़ने से नहीं बनता है, अपने कैरेक्टर से अच्छा बनता है। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर नरेश त्रेहान को ही कार्डियोलॉजी की सबसे ज्यादा नॉलेज है? वो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट क्यों है? वो अपने कैरेक्टर्स के कारण बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है। तो अगर आपको भी बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या जो भी आपको बेस्ट बनना है, तो उसके लिए आप में कैरेक्टर्स बेस्ट होने चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको पूरे देश में रैंक 1 लानी है, तो आप में रैंक 1 के कैरेक्टर्स होने चाहिए, अपने आप रैंक 1 आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट नहीं? तो हमेशा ये प्रैक्टिस करोगे, अब आगे बढ़ जाए, करें अपना काम स्टार्ट उसके लिए। ठीक, हाँ ये काम मेरा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहीं भी आपको दिक्कत आएगी, आप साफ आके मेरे को बताओ। मैंने सेमिनार में बताई थी कुछ बातें, आते ही वंश ने मेरे को ये बोल दिया सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वंश को मैंने एक टेक्निक बताई, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो अगर आप मुझे प्रॉब्लम बताओगे, मैं 1 मिनट में सोल्व कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हर साल हजारों इतने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे पता किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। ठीक, आपकी बड़ी प्रॉब्लम मुझे बता दो, जैसे हम लोग कैसे जाते हैं सिविलियन डॉक्टर के पास, मर गया डॉक्टर साहब, पेट दर्द पैर, और डॉक्टर नब्ज चेक करता है, एक गैस की टेबलेट देता है, ले भाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में चला जा। और डॉक्टर ने जादू कर दिया। डॉक्टर ने क्या जादू कर दिया? डॉक्टर को पता है सुबह उठ के कुछ खाया नहीं होगा या ज्यादा मिर्ची खा ली होगी। समझे कि नहीं समझे? और डॉक्टर टैबलेट दिया, ठीक हो गया। तो वो टैबलेट मेरे पास भी है, मेरे पास पीसीबी की टैबलेट है। ठीक है, हाँ बस। समझे कि नहीं समझे? तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें वो खोल दिया प्रेम गजेंद्र, कृष्णा बैच खोल रखा है? मैं खोल देता हूं। हाँ खुला हुआ नहीं, अच्छा ये खुला है, ये कृष्णा बैच की पीडीएफ आ गई। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है 76, 75 तो कर लिए थे ना कल इवनिंग बैच में। ठीक, मॉर्निंग से तो नहीं आया कोई, क्योंकि इवनिंग से मॉर्निंग में तो गए थे 2 लोग, मॉर्निंग से नहीं आया, तो आपकी तो 5 हो चुके पहले ही। हाँ 80 तक हो गया था। ठीक, करें स्टार्ट फिर। देखो, a compound is formed by 2 elements A and B. The element B forms cubic close packed structure and atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral. If the formula of the compound is AXBY, then the value of X plus Y in the option is. करें स्टार्ट। भाई देखो, आपको बोला गया A और B से बना है, B कहां पे जा रहा है? CCP में। तो CCP में कितने एटम्स होते हैं? 4। और अब A जा रहा है कहां पे? टेट्राहेड्रल में। हमने क्या पढ़ा है? अगर किसी यूनिट सेल में n एटम्स है तो उसमें टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 2n। ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? सिर्फ n होंगे। ठीक, तो अब एक बात बताओ, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे टोटल सीसीपी में? 4 एटम है तो 8 हो जाएंगे। और 8 में कितने? 1/3 टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 1/3 कर दो इसका, 4 दूनी 8, 2/3, 3 इधर जाएगा, 2:3। क्या आ गया? A2 B3। वो बोला AXBY फॉर्मूला बताओ भाई।
ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। बोलो कोई डाउट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पहले नीट में आते थे क्या? नीट सिर्फ यहां तक पूछता था, ये जो पैटर्न अभी आया है x प्लस वाई क्या होगा, ये एम्स का पैटर्न है, ये जेई मेंस का पैटर्न है, ये नीट का पैटर्न नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि पेपर एम्स बना रहा है, असर्शन रीजन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द कॉलम आ रहे हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट इन टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ आ रहे हैं एनसीईआरटी के डायरेक्ट। कौन बना रहा है पेपर? एम्स बना रहा है, ये बात समझ लो। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में a की जगह m लिख दूं और b की जगह n लिख दूं, टफ हो जाएगा ना क्वेश्चन? m2 n3 आ जाएगा आंसर, या mn की जगह b लिख दूं। समझे कि नहीं समझे? अब देखना, क्वेश्चन देख लिया आपने, द सॉलिड स्टेट, हाँ Question 1.15. A compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral void. What is the formula of the compound? सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन आया नीट में एज इट इज, और लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ो। ये देखो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का सॉलिड स्टेट का एग्जाम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.15 एज इट इज नीट में कहां दिख रहा है? ये देख लो। बताओ भाई, कोई टफ क्वेश्चन था क्या? जिसने एक बार पढ़ा होगा उसने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से किया होगा मैं करके गया हूं। और क्लास में मैंने पता क्या बोला था, एग्जामिनर आपसे रिक्वेस्ट है 1.15 इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर पूछ ले। ठीक, एग्जामिनर ने पूछ ले, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। बोला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं छोटे भाई आपकी, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा x प्लस वाई मैं चोचले तो कर लूं, ठीक, लेकिन इतना तो बनता ना एग्जामिनर का। तो यही चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब इनके आयन्स बनाओ। नाइट्रोजन आयन बनता है नाइट्राइड आयन N-3, ऑक्सीजन का बनेगा O-2 और फ्लोरीन का बनेगा F-, सोडियम का बनेगा Na+। क्या दिख रहा है आपको इन सब में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 10 10 10, Na+ में से एक गया, 10 रह गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ जाए कैटायन एनायन की, उसका आपको साइज चेक करने का सबसे आसान मेथड बताता हूं। ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। तो इनका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो चेक करो, एटॉमिक नंबर जितना होगा वही प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, Z के इक्वल होते हैं प्रोटॉन्स। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में, सोडियम में। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो किसका ज्यादा है? 10/7 बड़ा है या 10/11 बड़ा है? 10/7, क्योंकि डेनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो ये सबसे छोटा, तो ये आ जाएगा इनका ऑर्डर, ये सबसे बड़ा आ गया क्योंकि इसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो साइज का ऑर्डर ये आया कि नहीं आया? तो कौन सा आयन सबसे बड़ा हो गया? नाइट्राइड आयन। Na+ कौन कौन लगा के आया था जल्दबाजी में? वेरी गुड, कर दिया ना काम। देख, ऐसे अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, ऐसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, मैं इतना नहीं करूंगा, ये लिख लिख के नहीं दिखाऊंगा, ये ऐसे नहीं करूंगा इतना ड्रामे, वो दिमाग में पैरेलल चलेगा। वो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा क्लास में, उसकी टेंशन नहीं है। क्लास में ऐसा नहीं कि आया, पढ़ाया, कॉन्सेप्ट सिखाया और मैं गया। क्लास में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको किस क्वेश्चन को सोल्व करना है, किसको नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में कर सकते हो, लेकिन इसमें जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस है, जिसने जल्दबाजी की होगी। तो इसको इजी में रखना चाहो इजी में रख लो, मीडियम में रखना चाहो मीडियम में रख लो। तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में है ये। पीरियोडिक टेबल में लिख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का क्वेश्चन है, इजी लिख लेना इसके ब्रैकेट में। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का इजी क्वेश्चन है। ठीक, दिखा भी देता हूं। ये आपके पीरियोडिक टेबल की एक्सरसाइज, ये क्या लिख रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। नाइट्राइड आयन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ऑक्साइड आयन, उससे छोटा फ्लोराइड,
उससे छोटा Na+, उससे छोटा Mg+2, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और सबसे छोटा Al+3। क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, बताओ सही है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं फिर। नेक्स्ट देखो, और ये उसमें भी आपके थियरी में भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये तो सबको याद रहता है, क्योंकि कॉपर प्लस 2 जो है ना, इसका क्या है, साइज छोटा है कॉपर प्लस 1 से। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसमें चार्ज बाई रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कहां का क्वेश्चन है ये? डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक, क्या लिखोगे? इजी क्वेश्चन। ठीक, टॉपिक दिखा दो एनसीईआरटी में कहां से है, ये देखो एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी एंड एफ ब्लॉक लो भाई। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन रादर देन कॉपर प्लस आयन इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन। कॉपर प्लस 2 आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने से वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। और जब मैंने क्लास में पढ़ाया ना, ये देखो अंडरलाइन भी करा रखा है, मैंने बच्चों को ये बताया कि बस आप है ना, ये दिख जाए ना हाइड्रेशन एनर्जी आंसर है, और ऑप्शन ही नहीं, यही आ गया। तो ऐसे अगर पढ़ा रखा हो तो आपको डायरेक्ट याद आएगा ना क्लास में। ठीक, तो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। और आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक, ये इजी क्वेश्चन था। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख लो, उसको क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लो। अब ये आ जाओ, सम ट्रैंक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारबिट्यूरेट्स। क्या आएगा आंसर? वेरोनल। ये किस किस का ठीक था, ईमानदारी से बताना। ये ठीक कर दिया। अगर ये क्वेश्चन आपने ना पेपर में ठीक कर दिया ना, इसका मतलब आप ये मानो कि आप उन 1% बच्चों में से हैं जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन ठीक कराते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा ना, एग्जाम में बहुत इन डेप्थ से पूछ रखा है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक, और ट्रैंक्विलाइजर टॉपिक से लिया गया है। इजी रखे हैं मीडियम? मीडियम क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। सर क्यों होता है कंफ्यूजन, दिखाऊं? कंफ्यूजन देख लो बस, वैसे तो आपको पता चल गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। मैं आपको ये दिखाता हूं कंफ्यूजन होने का चांस कहां पे है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आगे भी तो आ सकते हैं ना कंफ्यूज करने वाले, तो इनको आप अलग से पढ़ के रखोगे। देखो ये सीधा यही आ गया, ये ट्रैंक्विलाइजर अपने सारे ट्रैंक्विलाइजर से हम पढ़ रहे हैं, क्लोरडियाज, इपोक्साइड, एप्रोनियाज, है ना, इक्वानिल, ये सब। फिर इसके बाद यहां पढ़ो डेरिवेटिव ऑफ बारबिटेरिक एसिड, वेरोनल, अमाइटल, नेम्बुटल, लुमिनल and seconal constitute an important class of tranquilizers. These derivatives are called barbiturates. तो वेरोनली वहां पे लिखा था, यही आंसर आ जाएगा। अब आगे पढ़ो, barbiturates are hypnotic, that is sleep producing agents. Some other substances used as tranquilizer and are Valium and serotonin. ठीक, तो ये आपके उसमें नहीं आएंगे, है तो ये भी ट्रैंक्विलाइजर, ठीक, लेकिन ये बारबिट्रेट नहीं है। बारबिट्रेट तो कौन से है ये, बिकॉज दे आर डेरिवेटिव ऑफ बारबिटेरिक एसिड। और अगर आप स्ट्रक्चर से याद कर रहे हो, देखो साइड बाय साइड दोनों लिखे हुए हैं, तो यहां से गलती होने के चांस है, दोनों एक साथ लिख रखे हैं। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट नहीं है? तो ये मीडियम क्वेश्चन में लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन, लेकिन गलत होने के चांस है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 80th क्वेश्चन, वेट ऑफ 2 मोल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज। भाई ये आपका क्या है, सोडियम इथेनोएट है। इसको क्या करना, किसके साथ रिएक्शन कराना? देखो ये आपने लिख लिया, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दिख रहा है आपको? सोडियम सोल्ट दिख रहा है एसिड का, और ये दिख गया आपको सोडा लाइम। क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। यहां से CO2 गायब हो जाएगा और ये बचा हुआ पार्ट एल्केन बन जाएगा।
ठीक, जैसे ये हो ना RCONA हो, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यही अगर दे दिया जाए सोडा लाइम, RH लिखता है इसका प्रोडक्ट, तो इसका क्या बन जाएगा, एक कार्बन का एल्केन, मेथेन। तो इसका वेट कितना होगा, 16। कौन कौन लगा के आया, हाँ ये बात भूल जाते हैं, बोला क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन ये गायब हो जाता है दिमाग से कई बार। 2 मोल्स, तो 1 मोल का 16 होता है, 2 मोल का कितना होगा 32। आंसर क्या आ गया 32। बोलो कोई डाउट नहीं है, समझ आया कि नहीं यार, मिस्टेक क्या कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया, ध्यान रखोगे आगे से। अब ये क्वेश्चन दिखाऊं एनसीईआरटी में कहां पे है, ये भी दिखा देते हैं भाई, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप जब तक बोलोगे सारे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी के हैं। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम चलेंगे एल्केन्स में, है ना, शुरू में आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आ जाओ, बहुत शुरू में आना पड़ेगा। ये तो इसकी रिएक्शन इससे भी ऊपर है ना, ये देखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ध्यान से देखो, सोडियम इथेनोएट ही है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, मेथेन बन रहा है। बोला ला इतना भी नहीं डूबा हूं मैं कि बिल्कुल एक एक लाइन भी बेसिस, बोला ये बता दो बस इसके 2 मोल अगर बनते हैं उसका वेट कितना होगा, 16 एक का होता, 2 का 32 होगा बेटा। और मैं बताऊं मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के क्या बोला था, एग्जाम्पल 13.6% आएगा, लिख लो आएगा एग्जाम में। एग्जामिनर बोला ले तो तूने बता दिया, मैं तो ये पूछूंगा, और ये भी मैंने क्लास में लिखवा रखी रिएक्शन। अब कृष्णा बैच में तो सारी चीजें करवाई रखी है, कृष्णा बैच में नहीं छोड़ता मैं कुछ भी, ये क्लास में रिएक्शन लिखवा रखी है, लेकिन मैंने उसमें आएगा क्या एग्जाम में, वो ये एग्जांपल लिखवा था कि ये एग्जांपल आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें पता क्या करते देखा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। अगर प्रोपेन आपको 3 कार्बन का एल्केन बनाना है तो आपके सोल्ट में 4 कार्बन होने चाहिए, तो आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है वो। तो देखो एग्जामिनर ने क्या क्या बोला, ऊपर वाला पूछ लेता हूं, ये तूने बता दिया। तो ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन हो गया, एल्केन के प्रिपरेशन का, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सीधा लिख दो ना डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का है टॉपिक, अगर लिखना चाहो ये एल्केन का है, डीकार्बोक्सिलेशन का है, ठीक। और इजी या मीडियम, मीडियम क्योंकि गलत होने के चांस है, ठीक। अब मेरी एक बात और सुनो, एक एग्जांपल आपके ना हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ही लास्ट में वो रिएक्शन है आपकी, क्यूमिन का फॉर्मेशन होता है ना, कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, उसमें ना डू यू नो लिख के दे रखा है कि जब आपका है ना बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अगर हम फिनोल दे रखा, शायद नहीं ये दे रखा आपको, नहीं ये नहीं फिनोल दे, ये प्रोपेनॉल दे रखा है, इसके साथ करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्यूमिन बनता है, क्यों बनता है ये एग्जामिनर ने पूछ रखा है, क्यों बनता है एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये बनता है इसलिए क्योंकि यहां से OH जाएगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये रीअरेंजमेंट होगा, फिर कार्बोकेटाइन यहां आएगा, बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगी, ये बनता है क्यूमिन बनता है, ठीक। तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा वहां पे क्यों बनता है, तो ये पूछ लेगा क्या बनेगा, ये मैंने पिछली बार बोला था, आज भी बोल दिया, ठीक। और आप पढ़ने आओगे ना मेरे पास क्लास में तब भी बोलूंगा, आएगा इस बार, लिख ले बेशक, यानी एरोमेटिक उससे ESR से आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट FCR लिख लो ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, मतलब एक गैस कर रहा हूं मैं 2024 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, 81st पे आ जाओ, यार इतना टफ क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा जिंदगी में, ये पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग, देखो नॉट हैविंग लिखा है, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल इज, वो पूछ रहा कि 8 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, 8 नहीं होने चाहिए ऑक्टेट में, बाकी चाहे कितने भी हो। NH3 में बताओ भाई, एक तो लोन पेयर हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 8, AlCl3 में बताओ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सिर्फ, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, BeCl2 में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और CCl4 में 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और PCl5 में बोलो भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 कितने में है 2 में है, बाकी 3 में नहीं है, ठीक।
तो इन तीनों में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसने ही पूछा था 8 कितने में नहीं है, कितने स्पीसीज में, तो आंसर क्या आ जाएगा? पक्का 3 ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड में ये 3 नहीं है, मतलब 3 स्पीसीज में 3 नहीं है। इस बार ईमानदारी कर दी, 3 भी थर्ड ऑप्शन में लिखा है। नहीं ऐसे लिखना, इस ऑप्शन में लिखना चाहिए था, कई ऑप्शन थर्ड लगा के आते फिर। अच्छा ऐसे कर रखा था क्या आपके में? तो इस कोड वाले बच गए उस चीटिंग से, है ना। ये चीटिंग करता है एग्जामिनर आपके साथ, है ना। एक क्वेश्चन आएगा आगे ऐसा। अब ये क्वेश्चन देखोगे अगर आप, उसमें देखना आप केमिकल बॉन्डिंग में लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं, उसमें ना NH3 की जगह NF3 का एग्जांपल दे रखा है, AlCl3 की जगह BCl3, टफ हो जाएगा ना। BeCl2 की जगह BH2 है, PCl5 की जगह PF5 है, कितना टफ क्वेश्चन हो जाएगा ना भाई। PF5 लिखो या PCl5 लिखो, एक ही तो बात है। दिखाऊं क्या केमिकल बॉन्डिंग में? लिख लो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है लुईस एसिड का, लुईस एसिड बेस का क्वेश्चन है। लुईस ऑक्टेट रूल लिख लो, लुईस एसिड का नहीं, लुईस ऑक्टेट रूल, सॉरी लुईस एसिड का नहीं है, लुईस ऑक्टेट रूल का है। इजी लिखोगे या टफ? इसको तो इजी लिख लें। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे, बोला सर 8 इलेक्ट्रॉन PCl5 में भी तो हैं। अरे उसने पूछा सिर्फ 8 नहीं है, उसमें 10 है, 8 कैसे बोलोगे यार आप? बोला सर 10 तभी तो है जब 8 हुए। मत ज्यादा दिमाग मत लगाया करो एग्जाम में, इजी क्वेश्चन है यार। एग्जामिनर यही तो कंफ्यूज करता है आपको, वहां जाके आपको लगता है इतना आसान क्वेश्चन, पक्का इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। नहीं एग्जामिनर चाहता तो यहाँ पे कोई ऑप्शन और भी डाल सकता था, वो LICL लिख सकता था, फिर तो साफ साफ 2 आ जाते। बोला PCl5 लिख, कुछ इसको भी लगा के आएंगे। समझा कि नहीं समझा? ठीक, आगे बढ़ जाए। यही एग्जामिनर दिमाग लगाता है, ट्रिक लगाता है। ये वाला क्वेश्चन भाई, ये शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस किस का ठीक था? वेरी गुड। ये अगर आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ठीक कर रहे हो ना, इसका मतलब ये समझ में आता है आपके ऑर्गेनिक के बेसिक्स ठीक है। ठीक, आसान क्वेश्चन, टफ नहीं है, लेकिन पेपर में क्या आसान क्वेश्चन ही टफ होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है। सबसे पहला उसने डायजोनियम सोल्ट लिया, डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराई किसके साथ? Cu2Br2। कोई बताएगा मुझे कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या बनेगा बेटा इसमें? Br। ये वाली जो रिएक्शन है ना, मैंने ये 2 बार तो ना मेजर टेस्ट में रिवाइज कराई, इसके अलावा 1 बार अमाइंस वाले चैप्टर का टेस्ट लिया तब रिवाइज कराई वीडियो सॉल्यूशन में। जो ऑनलाइन करते हैं बच्चे, उनको वीडियो सॉल्यूशन देता हूं मैं, जैसे आपको सोल्व करा रहा हूं आज। तो इतनी बार सोल्व करा मैं, इसमें मैं ये डायरेक्ट नहीं आएगी, कहीं ना कहीं स्टेप में यूज कर लेगा, कर ली ना। और एक बात मैं हर बार बोलता हूं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए। अगले 2 स्टेप देखो, तो दोनों बात सच हो गई। अब देखो ये क्या है, आपका फिनाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराओ। मैं अभी भी बोल रहा हूं, लिखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आएगा। Mg ड्राई ईथर के साथ क्या बन जाएगा? जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड की रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, क्या बन जाता है? वहां पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, क्या बन जाएगा? देखो कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, RMgX, R यहां पे आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। तो अगर उसकी रिएक्शन एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ करवा दी तो सीधा पता क्या करना है, RH बन जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे ये RMgX जो है ना, ये कार्बन और मेटल का बॉन्ड है। तो मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कार्बन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पार्ट क्या करेगा? इस पे जाके अटैक कर देगा। सही है कि नहीं? ये बन जाएगा। अब एसिडिक H कौन होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा है। हेलोजन तो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। फिर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। एक कार्बन sp जो होता है ना, ये कार्बन sp होता है। तो इस कार्बन sp की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, 3 से ज्यादा होती है। तो इससे जुड़ा हाइड्रोजन भी एसिडिक H कहलाता है। यानी सीधा अगर आप यहां पे टर्मिनल एल्काइन के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे तब भी एल्केन बनाएगा। तो अब देखो भाई, वाटर में क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो क्या बोलोगे? क्या बन गया? सीधा ये हटा दो और वहां पे H लगा दो, क्या बन गया? बेंजीन है कि नहीं है? आंसर 4। ऐसे ही किया था। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को इजी, मीडियम, टफ कहां रखोगे? टफ? ओ वंस को टफ लग रहा है अभी।
मीडियम भी मैं तो ये मानता क्यों रखते हैं, लेकिन इसमें दो रिएक्शन हो गई, एक तो सेंडमेयर रिएक्शन हो गई, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिजेंट यूज हो गया, तो मीडियम में रख लो। चैप्टर कौन सा रखा जाए? अगर आप सेंडमेयर रिएक्शन की बात करोगे तो अमाइंस का क्वेश्चन है। अमाइन में दे रखी साफ साफ सेंडमेयर रिएक्शन, दिखाऊं एनसीईआरटी में, देखना है क्या? हेलो एल्केन्स में भी दी हुई, वेरी गुड। तो फिर आप इसको अल्काइल हैलाइड का ही लिख लो, फिर हेलो एल्केन में भी दे रखी, तो हेलो एल्केन में वो भी दे रखी है आपकी ग्रिग्नार्ड रिजेंट की भी, तो हेलो एल्केन में लिख लो या वहां लिख लो। हेलो एल्केन में दिखाऊं आपको कहां पे ये क्वेश्चन? हाँ, जहां पे प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड ये आएगा ना, अराइल हैलाइड, वहां पे मिलेगा आपको ये। प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड पे आ जाओ आप। आ गया प्रिपरेशन ऑफ, ये तो वही चल रहे हैं आपके अभी, ये आ गया, इससे नीचे आएगा ना, ऊपर आएगा। इतना भी याद है, देखो RMGX से वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? एल्केन। ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब ये देख दो RMGX कैसे बनता है? हैलाइड्स की रिएक्शन Mg के साथ कराओ ड्राई ईथर में, ग्रिग्नार्ड रिजेंट बन रहा है। दूसरा स्टेप था ये, वो नीचे तीसरा था, ये दूसरा, और उससे ऊपर चलो पहला स्टेप। एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा आपसे आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो वो कहां गया? प्रिपरेशन। वो रिएक्शन बताओ बेटा, अब कहां है? एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ओपन कर दो ना साथ की साथ, और ऊपर। एक सेकंड, अब बताओ। ये रही, वेरी गुड, ये ना सेंडमेयर रिएक्शन। ये देखो, ये रही Cu2X2 ले लो आप। यहाँ पे X क्या हो सकता है? Cl और Br हो सकता है, और यही रिएक्शन आपके अमाइंस में भी है। अमाइन में तो बिल्कुल साफ साफ है। तो ये रिएक्शन यहां से आई कि नहीं आई? यहाँ पे ये Br आ जाएगा, और Br आते ही आपको पता है Mg ड्राई के साथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, फिर वाटर के साथ बेंजीन। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है बेटा समझ में आपको? वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अब ये क्वेश्चन भाई फिजिकल केमिस्ट्री का है, एनसीईआरटी मत पढ़ना। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड डाइपोल। डाइपोल फोर्स पता है क्या होते हैं? जैसे HCl क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। HCl ऐसे है तो कोवलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इस पे हम ऐसे बना देते हैं, ये प्लस और ये माइनस। एक HCl का मॉलिक्यूल ये, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल ये, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसका पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है। फिर उसके बाद डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे मान लीजिए हम एक पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये नॉन पोलर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल इसके पास आता है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल जो है इसके पास जब आएगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव एंड जो है, इसके पार्शियल, इसके प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो ये क्या हो गया? इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी ऐसे हो जाता है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। तो इनमें भी, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में कैसा फोर्स हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अलग अलग मॉलिक्यूल में ये भी सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो आप जानते ही हो, अलग अलग मॉलिक्यूल में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही, HF में है ना, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या कोवलेंट बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या? कोवलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हो? जैसे ये देखो CCl4 लिख दिया मैंने, ये कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है ना, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। तो ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर नहीं है। इंटरमोलिकुलर का मतलब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। ठीक, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है उसको आप इंटरमोलिकुलर नहीं कहेंगे। इंटरमोलिकुलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ना, चाहे रिपल्सन का चाहे अट्रैक्शन का, समझे? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये नहीं होगा। डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं? दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंड्यूस्ड डाइपोल, देखो ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब होंगे तो उसको मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल को हीट कर दिया, या इसको मैंने कुछ स्ट्राइक कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है एक तरफ ज्यादा हो जाए तो दूसरी तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कम। तो जिस तरफ ज्यादा होंगे उस तरफ पार्शियल
नेगेटिव, दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव, ये इंड्यूस डाइपोल हो गया। तो दूसरा जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, इसको भी क्या कर देगा, इंड्यूस, तो दोनों इंड्यूस हो गए, दिस इज इंड्यूस डाइपोल फोर्स, तो दोनों मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक। तो दिस इज डिस्पर्जन फोर्स भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो कौन से हैं, ए बी सी ई, तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। कौन से चैप्टर में, एनसीईआरटी में, वेरी गुड, स्टेट्स ऑफ मैटर में है, गैसीय स्टेट में है ये। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो पहला ही चैप्टर, कौन सा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉरी पहला ही टॉपिक उसमें है, सेकंड पेज पे ये चेक करना, आप करो एनसीईआरटी में चेक, ठीक। तो ये आपका गैसीय स्टेट बोल दो या स्टेट्स ऑफ मैटर बोल दो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसका टॉपिक हो गया। इजी बोले, मीडियम बोले या टफ बोले, इजी है भाई, जिसने पढ़ा है वो, तो इसको तो मैं इजी बोलूंगा यार, ऐसे मत करो, नहीं समझे, आगे बढ़ जाऊं फिर। कोवलेंट वाला वो पूछ रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये जैसे CCl4 तो एक ही मॉलिक्यूल है ना आपका, CCl4 तो एक ही मॉलिक्यूल है, पानी में 2 मोल ले रहे हैं इसके CCl4, हाँ, तो इंटर वो इंटर तो है ही ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ये जो बॉन्ड है ना ये इंटर एटॉमिक है, लेकिन अब ये वाटर मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ये इंटरमोलिकुलर है, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर एटॉमिक, दो एटम्स के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड, नहीं समझे, अब हो गया ये, ठीक। अब आपको क्या बोला जाता है, एनसीईआरटी मत पढ़ो, अब आओ, ये एक काम करते हैं, मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ करा देता हूं आपको, देखो ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ठीक है। टॉपिक देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है भाई, ये क्या लिखा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड, दिस टर्म यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी आयोनिक फोर्सेस, ठीक, आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल टुगेदर, कोवलेंट बॉन्ड, यानी आयोनिक बॉन्ड, NaCl में क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक, और HCl में क्या है, सिंपल HCl में, एक मॉलिक्यूल में, ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो आयोनिक बॉन्ड है और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन से है, अब इधर आ जाओ, वंडरवाल फोर्सेज के पार्ट आ गए, जैसे इसमें देखो, वंडरवाल फोर्सेज वेरी कंसिडरेबली इन मैग्नीट्यूड एंड इंक्लूड डिस्पर्जन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज, ये वो है इंड्यूस्ड डाइपोल वाले, डाइपोल फोर्सेज एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, ये तीन तो ये हो गए जो दे रखे थे। अब नेक्स्ट पढ़ो, ए पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, only a few elements can participate in hydrogen bond formation, therefore it is treated as a separate category। तो ये एक अलग कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, लेकिन है तो ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हो इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स है। कौन सा नहीं है, एक तो आपका आयोनिक बॉन्ड और दूसरा आपका कोवलेंट बॉन्ड। कहां से आया क्वेश्चन, एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ना क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखो भाई, ये शानदार क्वेश्चन, ये किस किस का ठीक है, वेरी गुड यार, ठीक कर दिया तुम्हें, तो भी चमत्कारी है यार, टफ ठीक करता है, इजी गलत करता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जिसने बॉयल्स लॉ को अंडरलाइन नहीं किया उसका क्वेश्चन ये गलत हुआ सोल्व करने के बाद भी। किस किसने नहीं किया था, किस किसने गलत किया, आंसर 2 कौन कौन लगा के आया, ये वाला पीटी वाला। अरे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है,
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात करते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, अमाउंट फिक्स है, आर गैस कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता कि नहीं होता, ये पढ़ते हैं ना। P इक्वल टू हम क्या पढ़ेंगे, K इंटू 1/V। अगर आप ग्राफ बनाएंगे किसका, प्रेशर वर्सेस 1/V का, तो Y इक्वल टू mx ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ, कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ आना चाहिए था, कैसा बना रखा है, P वर्सेस 1/V का, गलत है, हाइपरबोला बना दिया, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन पे चले, दूसरा ऑप्शन जिसने ऐसे चेक किया, बोला पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और बोला वॉल्यूम सॉरी इसमें क्या करना है, हाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इसमें से एक कांस्टेंट कर लो, मान लीजिए मैं क्या कांस्टेंट कर देता हूं, प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूं, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दूंगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये आएगा T1 टेम्परेचर, ये आएगा T2 टेम्परेचर, ये आएगा T3 टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, एज टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, T1 ग्रेटर है T2 से, सॉरी T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3, यहां पे देख रहे हैं हम, इधर बढ़ रहा है ना टेम्परेचर, तो बोला वॉल्यूम भी सर ऐसे ही बढ़ेगा, V1 से बड़ा V2, V2 से बड़ा V3। अरे भाई सही दिया है भाई, ये सही तो दिया, ग्राफ तो सही है, ग्राफ में डाउट नहीं है, लेकिन बात किसके लिए कर रहा है, बॉयल्स लॉ के लिए। तो उसमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ये तो आपको चेक ही नहीं करना चाहिए था ना यार। तो ये जल्दबाजी किसने की थी आप बताओ, देखा वंश क्या गलती हो रही है अपने पेपर में। तो ये मिस्टेक से, ये घर जाके लिखनी चाहिए आपको, नहीं समझे, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बोलो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो आपको पता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो ग्राफ जो बनेगा P वर्सेस V का हाइपरबोला बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो हाइपरबोला बना रखा है, ग्राफ तो सही है। अब आपको ये जो टेम्परेचर या आइसोथर्म्स जो बन रहे हैं, इनमें टेम्परेचर में रिलेशनशिप बताना है, तो एक काम कर लिया करो, एक को कांस्टेंट कर लिया करो, किसी को भी PV इक्वल टू एनआरटी ऐसे लिख के। अब मान लीजिए मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम इस लाइन पे कांस्टेंट होगी, ठीक, इस लाइन पे हर जगह वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जैसे ही कांस्टेंट हुआ, इस लाइन पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। तो यहां पे अगर इसको मैं P3 बोल दूं, और इसको मैं P2 बोल दूं, और इसको मैं P1 बोल दूं, तो सबसे बड़ा कौन है, बोलो, उल्टा कर दिया क्या मैंने, सही है, तो क्या कर दिया, सही है, आपने सही किया, मैंने सही किया ना, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहां पे अगर हम देखें क्या होगा, बोलो, P1 सबसे ज्यादा, P1 सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा P2, उससे कम P2, उस सबसे कम P3, तो इसी के कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आना चाहिए। ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आंसर ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा। अब देखो, प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ग्राफ तो सही है। अब आपको टेम्परेचर में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो एक को कांस्टेंट करो, एक कोऑर्डिनेट को, कौन सा करें, ये कांस्टेंट कर लेना, क्योंकि 1/V है, 1। अब PV इक्वल टू एनआरटी हम लिखते हैं, मान लीजिए मैं V को कांस्टेंट कर दूं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और V कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/V भी कांस्टेंट। तो अब 1/V को कांस्टेंट करो इस ग्राफ पे, ये हो गया कांस्टेंट। अब कोरस्पोंडिंग प्रेशर लिख दो, ये T3 का P3, यहां पे P2, यहां पे P1, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो P3 सबसे ज्यादा, उससे कम P2, उससे कम P1, तो T3 सबसे ज्यादा, उससे कम T2, उससे कम T1। तो सही है कि नहीं है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट ऐसे किसने किया था, बिल्कुल सही है। तो अब ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में काउंट किया जाए, तब, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है भाई, चारों ग्राफ चेक करने पड़ गए, और एक तो ऐसा गलती करा रहा है, धोखा दे सकता है आपको। तो गैसीय स्टेट का क्वेश्चन है, गैसीय स्टेट का क्वेश्चन है, कौन सा, बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, टफ की कैटेगरी में रखेंगे। और लिख लो इस बार रियल गैसेस से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, पूछ लेना चाहिए भाई, ठीक। आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो एक बार,
सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा, स्टेट्स ऑफ मैटर का है, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर का है, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी के हैं सारे के सारे। दिखाऊं? नहीं सर, हमें मना किया जाता है एनसीईआरटी मत पढ़ो। पहले तो हमने ये देखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहां से आया डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, तो यहां से हो गया वो क्वेश्चन सॉल्व। फिर इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे बॉयल्स लॉ पे, ये ग्राफ था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, उसने टेम्परेचर ये 200 400 600 लिखने की बजाय क्या लिख दिया, T1 T2 T3 लिख दिया और उनमें रिलेशन लिख दिया। एक तो ये ग्राफ था, दूसरा ये ग्राफ था जो सही आया आपका, एग्जैक्ट यही ग्राफ था क्या, यही ग्राफ था, यही था ना। एक ग्राफ और देखो, एक ये ग्राफ भी था, ये वाला था कि ना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का नहीं था, एक और होगा, ये वाला था प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, जो सही भी था लेकिन बॉयल्स लॉ का नहीं है। टीचर क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से भी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी आप कोटा से निकल जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन हो गया, हमारी कोचिंग में बच्चे घट जाएंगे, और अगर हमारी कोचिंग में बच्चे घट जाएंगे मेरी सैलरी घट जाएगी, इसलिए मना किया जाता है आपको। ये सच्चाई है भाई, ठीक, कोई नहीं बताएगा आपको क्यों मना करते। आप दिखा देखो, मैं मानता हूं ऑर्गेनिक का एक दो क्वेश्चन वो नया बना लेता है, फिजिकल का एक क्वेश्चन बताओ मेरे को नया आया हो तो। अभी तक सारे दिखाए मैंने जानबूझ के, फिजिकल के टाइम लग रहा है अपना को एनसीईआरटी दिखाने में, लेकिन मैं दिखा रहा हूं क्यों, ताकि आप विश्वास करो एनसीईआरटी से बाहर फिजिकल का क्वेश्चन नहीं आता। वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर दिया अलग बात है, वो देखो एम एंड एन में ए एंड बी कर दिया भाई, बहुत टफ हो गया, टफ मानोगे उसको, क्यों नहीं पढ़ाते हो भाई, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, केमिकल बॉन्डिंग का N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी का लेवल सिग्मा 1s होता है, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर आएगा पाई 2px, सिग्मा 2pz आएगा ना, अरे पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz आता है, ठीक, और फिर आएगा आपका पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz। कौन सा आंसर आ गया, एंटी बॉन्डिंग ए बी। कौन सा आंसर आ गया, देखो थर्ड आ गया क्या, पक्का सही है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है एमओटी का, बताओ कहां रखूं इसको, ये तो यार सबको आता है इजी, लेकिन आपको पेपर में डाउट होता है, इतना इजी एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है ना, होता ना, डाउट मत करो भाई, वो तो ये पूछ रहा है BF3 लुईस एसिड है या नहीं है, इससे आसान हो सकता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एनसीईआरटी, इससे आसान हो सकता है क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप डाउट मत करो एग्जामिनर पे और खुद पे, डाउट करो कोचिंग वालों पे जो पढ़ाते नहीं एनसीईआरटी, समझे कि नहीं समझे, डाउट करने की जगह करेंगे। अब एक बात बताओ, ये याद रहता है आपको कि इसमें ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, किसको याद नहीं रहता बताओ, नहीं रहता ना। मेरे टीचर ने, मैं कोटा में पढ़ा हूं, मेरे इनऑर्गेनिक के टीचर बहुत अच्छे थे, ठीक, और इसीलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट जगाया था। उन्होंने जो मेरे को याद कराता था वो आज भी मुझे याद है, और मैं वही याद कराता हूं, और मैं अपने टीचर को इस बात का क्रेडिट भी देता हूं कि आपने याद करा, वैसे ही मैं बच्चों को याद करा रहा हूं। भाई क्रेडिट उसको जाना चाहिए जिसने कुछ किया है, इसका क्रेडिट मैं नहीं लेता, मैं भी बच्चों को ऐसे ही याद कराता हूं। देखो वो ये बोलते थे, अच्छा ये दोनों एक साथ आएंगे और ये अकेला आएगा, ऐसे, किसमें, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7 तक, ठीक, 7 को शुभ नंबर मानते हैं इंडिया में, 7 को शुभ मानते हैं मोस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है ना, और 21 को भी शुभ मानते हैं, आप प्रसाद बांटते हो बाबा का माता का। तो हमारे टीचर ने ऐसे याद करा था, वो पंडित जी थे, शिव जी के भगत, बोला अल्लाह बेटा ऐसे याद करो, 7 शुभ है, 7 के लिए 21, 2 पहले आएंगे 1 बाद में आएगा, बोला 7 के बाद बोला सारे अशुभ है, उनमें 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, 21 का 12 कर दो, ऐसे याद करा, और मुझे आज भी याद है। अब देखो ऐसा कोई वो तो है नहीं, ये कोई साइंटिफिक चीज तो है नहीं, याद करने वाली चीज थी, रटवा दिया सर ने, हमें आज तक याद है। तो कोई अच्छा टीचर की टेक्निक यही होती है, जो बच्चा गलत कर सकता है, जो भूल सकता है, वो ऐसे याद करा देता है, ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं भी आपको याद कराऊंगा। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन, अरे भाई उस पे लिख लिया। अच्छा अच्छा दिखाऊं क्या केमिकल बॉन्डिंग में, एमओटी में, ये तो खुद देख लो, दिखाऊं क्या, ये तो साफ साफ लाइन लिख रखी है,
अब लिखो केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन कहां से आएगा बताऊं। केमिकल बॉन्डिंग में अगर एमओटी का दोबारा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ना तो उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे ना रिएक्शन और 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 रिएक्शन और
disciplinary action or 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 पढ़ा आपने तो फिर बस हो गया। अरे भाई फिर वो देखो सेक्शन बी रहता है द सॉलिड स्टेट, अब आ जाओ भाई। सी में सॉलिड स्टेट का एनसीईआरटी है, ये देखो ये हमारे ऊपर इसने दे रखा है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो ये है हमारी सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी। अब ये लाइन पढ़ो, ओनली 1/4 ऑफ द ईच वर्ड बिलोंग टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कितना पार्ट है एक यूनिट सेल में? 1/4। एनसीईआरटी की लाइन है। और ये क्वेश्चन कहां से आया है? नीट 2023। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाइज इन वन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी? 1/4। एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे। बताओ फिजिकल का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं अभी तक सब। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा चूज द फॉलोइंग कंपाउंड या स्पीसीज द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल पता क्या होता है भाई? जिसमें ना ये एरोमेटिसिटी का टॉपिक है। क्या है? कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, नहीं सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस, और चौथा पॉइंट आता है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 ऐसे आ जाए होल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे? ये एरोमेटिक है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है।
तो यहां पे ना इनकी वैल्यू पता क्या थी, ये 2 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, 18 आ जाए, ऐसे आएगा तो एन की वैल्यू आराम से आ जाएगी। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके 2, 6, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ऐसे हैं तो हक्कल रूल को फॉलो कर जाएगा। तो चेक करें, ये वाला देखो, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, प्लेनर है, सब है। 4n+2 कितना है? 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, n इक्वल टू कितना आया? 2। एरोमेटिक है। नेक्स्ट, ये रेजोनेंस सब कुछ है। 4n+2 इसमें कितना है? 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू कितना आया? 1। फॉलो कर जाएगा। 4n+2 कितना है? 4, n इक्वल टू फॉलो नहीं करेगा, होल नंबर आना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। 4n+2 इक्वल टू 4, ये भी फॉलो नहीं करेगा। 4n+2 कितना है? 2, 2 में से 2 गया 0, n इक्वल टू 0, फॉलो कर जाएगा। 4n+2 इक्वल टू 8, n इक्वल टू 6/4, 3/2, 1.5, फॉलो नहीं करेगा। ये देखो 6 आएंगे इसमें, 6 और 4 10 और 4 14, 4n+2 इक्वल टू 14, n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 - 2 12, 12/4, 3, होल नंबर आ रहा है, फॉलो कर गया। कितने फॉलो कर गए? 1, 2, 3, 4। बोलो कोई डाउट नहीं है? आसान था ना, हो जाएगा। अब सर फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, क्लास में भी ऐसे करोगे क्या? नहीं, क्लास में ऐसे नहीं करूंगा। ये तो भाई अपने पास टाइम लिमिट है ना, कराना भी सब कुछ है, दिखाना भी सब कुछ है, बताना भी है, समझाना भी है। अब नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे हक्कल रूल इज, कितने आए थे? 4। ऑप्शन 4 नहीं, आंसर 4। ऑप्शन तो थर्ड में लिखा 4। किस किसने रॉन्ग किया ये इतना करने के बाद? बहुत सारे रॉन्ग, सुबह तो बहुत सारे हाथ कट रहे थे। बोला सर इतना लंबा क्वेश्चन करने के बाद वो जल्दबाजी। अरे भाई उसने ऑप्शन 4 थोड़ा पूछा है, और मेरे पास जिस बच्चे ने अपनी पीडीएफ बना के भेजी थी ना, मैं दिखाऊंगा, उसने भी यही आंसर टिक कर रखा है। बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है। आपका ठीक किस किस का था? ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, तो आंसर आ गया आपका 4। ये आपका हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जहां पे आपसे एरोमेटिसिटी दे रखी है ना, वहां पे ये गिवन है। दिखाऊंगा एनसीईआरटी में सारे के सारे मॉलिक्यूल, ऐसा एक भी मॉलिक्यूल नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं है। कहीं सोचो कि सर कहां है एनसीईआरटी, दिखाऊं? हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी में चेक करो, सारे मॉलिक्यूल है। इजी रखोगे मीडियम या टफ? मीडियम रख लेते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस थे। थोड़ा लंबा हो रहा है ना, टाइम लगेगा भाई, ये तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, बच्चों को तो टाइम लगेगा ना पेपर में। हाइड्रोकार्बन में बेटा उसमें जाओगे ना आप, एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। एरोमेटिसिटी पे जाना, और नीचे इस गुड़िया ने तो सारे याद कर रखे मेरे ख्याल में, इसी में ना एरोमेटिसिटी, या तो उसमें है। हाँ, कंपाउंड एरोमेटिक, एरोमेटिक कहाँ लिखा उसने? एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल कहाँ है? हक्कल रूल की बात इससे ऊपर है, इससे भी ऊपर है। ये कहा, ये तो एल्काइन आ गए, तो आप उल्टा क्यों? नहीं नहीं, एरोमेटिसिटी है ना, एरोमेटिसिटी बेटा, एरोमेटिसिटी। ये आ गए, देख लो भाई, कोई नया हो तो। एक तो ऊपर होगा जो नहीं है यहाँ पे, ये था, ये भी था, ये भी था, वो नहीं था, एक आध ऊपर नीचे होगा कहीं और। ठीक, सारे हैं। एनसीईआरटी में अलग पेज भी हो सकता है, बस इतना डिफरेंस हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? एक भी बार नहीं आ रहा बेटा। ठीक, कम से कम जो आंसर होगा ना, जो उत्तर आएगा वो उत्तर पक्का एनसीईआरटी में होगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये था, ये देखो, ओ हो, ये क्वेश्चन किस किसने किया पेपर में? नहीं करना चाहिए था। ठीक हुआ या गलत? सही है, वेरी गुड, आपका सही है। गलत हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन वो पेपर में नहीं करते, क्योंकि उसने पूछ रहा है व्हिच ऑफ द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 to 500 केल्विन टेंपरेचर रेंज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज। कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? यानी मतलब कहर ढाया है एग्जामिनर ने बच्चों पे। यार तू ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन पूछ रहा है,
और ये बोल रहा है इस टेम्परेचर रेंज में कौन सी नहीं होगी। बच्चा है यार, मशीन थोड़ा है कि कोड डालेगा और 900 से 1500 के बीच में कौन सी होती आ जाएगी। बहुत टफ हो गया, इसको बहुत टफ क्वेश्चन बोलेंगे। इसके ऊपर देखो टफ क्यूब, टफ की पावर 3 नहीं है। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक, अब इसका आंसर थर्ड आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं अगर एनसीईआरटी में आप देखना चाहते हैं। मेटलर्जी ना, अरे यार कौन सा खुल गया ये, मेटलर्जी ऑर्गेनिक क्यों आ रहा है, मेटलर्जी में आओ, मेटलर्जी मेटलर्जी कौन गया 11 नंबर, ये आ गई सीधी ब्लास्ट फर्नेस, पहले ही खोल रखी है मैंने। देखो 900 से 500 1500 केल्विन ये रिएक्शंस है 3, लेकिन उस पे उसने ये वाली भी दे रखी है। ये कौन सी रेंज में, 500 से 800 केल्विन की रेंज में। कितना टफ क्वेश्चन पूछा, नहीं पूछा, इतना नहीं पूछना चाहिए यार एग्जामिनर को। खैर अच्छी बात ये एग्जामिनर को हम थैंक यू बोल सकते हैं कि आपने इतने टफ क्वेश्चन को सेक्शन बी में पूछा है। आपको छोड़ना चाहिए था अगर श्योर नहीं हो, है ना। ध्यान रखना, मैं साथ में आपको ये भी सिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो तो ये बहुत टफ कैटेगरी में आ जाएगा। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस का क्वेश्चन है, ये वाली रिएक्शन उसमें दी थी, लेकिन ये 500 से 800 केल्विन की रेंज में आ रही है। उसने पूछा था कौन सी नहीं है, तो ये तीनों 900 से 1500 केल्विन की रेंज में। लेकिन सर ऑप्शन तो एनसीईआरटी के बाद भी नहीं दिया है, तो इसको इजी मानेगा, मान ले इजी। देख यार इतना याद नहीं रहता ना, इसलिए टफ बोल रहा हूं मैं। भाई छोटी नहीं है केमिस्ट्री, कहीं छोटी सोच रहे हो। जब आप मेरे पास 30 चैप्टर पढ़ोगे ना, आप ये कहने लग जाओगे दिवाली आते सर कब खत्म होगा सिलेबस। आज तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सीधे सीधे एनसीईआरटी दिखा रहा हूं, मजा आ रहा है। बड़ी है केमिस्ट्री, छोटी है क्या 30 चैप्टर। हाँ, इस बार आंसर थर्ड आ गया इसका, लिख लिया आपने। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ये 500 से 800 केल्विन की रेंज में आ रही है। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, टफ लिख लो। ब्लास्ट फर्नेस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, ड्रॉपर बच्चे जो हैं, अब 11 महीने आपके पास हैं, तो उनको ऐसा लग रहा बहुत टाइम है। धीरे 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 स्टार्ट कर दो। एकदम बहुत ज्यादा टफ भी नहीं पढ़ना कि अपने आप को बिल्कुल 15 घंटे झोंक दो। धीरे धीरे स्टार्ट कर दो, 1 महीने के बाद बिल्कुल फ्लो में आ जाओ। ठीक, क्योंकि 1 महीना तब तक बकवास वकास चल रही है, रिजल्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, किसी का फोन आ रहा है, तब तक धीरे धीरे चलो। लेकिन 1 महीने के बाद बिल्कुल फॉर्म में आ जाओ। ऐसा नहीं करना पहले दिन से 15 घंटे मत पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि 11 महीने का टाइम है, लंबा है ड्रॉपर के लिए, बहुत लंबा टाइम है। वैसे सुनने में आसान लग रहा है, ठीक, ध्यान रखना। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। मोस्ट रीडली डिहाइड्रेटेड पूछा है एसिडिक कंडीशन में। तो इसमें अपने को क्या करना होता है, डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन होता है एक तो, ठीक, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से भी चेक कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन इसका आंसर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन से दे रहे हैं और साथ में एल्कीन से भी दे रहे हैं। तो अब एग्जामिनर की पे डिपेंड करेगा कौन सा आंसर आएगा। मैं आपको दोनों बता देता हूं, मैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, ठीक। जैसे अब इसमें क्या करना होता है, आपको ना एक H+ हटाओ और कार्बोक्टेन बना लो। तो जैसे अगर यहाँ पे सॉरी OH हटाएगा, भाई वो होता ना, आपने देखा था ना, ये H+ एसिडिक मीडियम है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा लोन पेयर, ठीक। यहाँ पे ये बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्टेन बन जाएगा। इसको हटा दो कार्बोक्टेन, यहाँ पे इसको हटा दो या उसको हटा लो, किसी का हटा लो, एक को कार्बोक्टेन बना लो। ये हटेगा, यहाँ कार्बोक्टेन आएगा, ये हटा दिया या उसको हटा दो, एक ही बात है, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कार्बोक्टेन बनेगा। तो अब तीनों में स्टेबल कार्बोक्टेन कौन सा हो रहा है ये चेक करो, ठीक, करें चेक। अब तीनों में यहाँ पे NO2 लगा, -I ग्रुप है, ये लगा, ये भी -I, कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा, कहीं भी ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। -I है, -I है, ये भी -I है, ठीक। अब इसमें अगर हम चेक करें, उसमें 2 -I हो गए। चाहे अगर बोला सर मैं तो इस पे बनाऊंगा, इस पे बना ले, तब भी ये 2 -I का काम करेंगे, तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ये तो स्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद अगर इनको चेक करें इन तीनों में, अब यहां पे ये NO2 लगा, ये NO2 लगा, यहां पे OH लगा है। लेकिन हम जब भी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जहां पे डिस्टेंस सबसे कम, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, चाहे +I चाहे -I है। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, इसके बाद फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे -I लगा, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे -I लगा। लेकिन इसमें देखो, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन में -I लगा, तो इसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया, यानी यहाँ पे -I सबसे कम इफेक्टिव होगा। -I अगर सबसे कम इफेक्टिव होगा, उसका स्टेबल कार्बोक्टेन सबसे
ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इजिली डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने इसका आंसर 2 दिया है। बोला सर फिर कुछ ये समझ में आ गया, इसको हटा दूं? ठीक, क्लियर। अब देखो, अब ये कुछ लोग ये दूसरा आंसर क्यों दे रहे हैं? देखो दूसरे आंसर में क्या है, यहां पे ना आप ये ऑप्शन देखोगे ना, इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, इन दोनों OH को हटा करके एक एल्कीन इधर बना दी, एक एल्कीन इधर बना, एक एल्कीन इधर बना दी, ये कंजुगेटेड डाई इन बना रहे हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा वो किस वे में क्वेश्चन को लेके जाता है। ठीक, मैंने तो ये आंसर दिया इसका, ठीक है ना, तो ये आंसर भी हो सकता है। बाकी एग्जामिनर की मर्जी यार, अब देना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, और देता तो फिर बच्चों को बोनस मिलना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन शानदार है, ये पढ़ा आपने? देखो किस किस का ठीक था ये? वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक कर दिया, इसका मतलब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कैसे? क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, पहली बात तो वो ऐसे ही डर लगता है। दूसरी बात स्टेटमेंट 1 2 नहीं 5, इसमें से बताओ कौन सी करेक्ट इनकरेक्ट है। तीसरी बात देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पांचों स्टेटमेंट पढ़ो, उनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, ये बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट आंसर पूछ रखा है। कई बच्चों ने पता क्या किया, ये 5 स्टेटमेंट पढ़ी और नॉर्मली नीचे ही पूछा होता है इनमें से कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट वाली ढूंढने लग गए। लेकिन अच्छी बात ये थी जितनी करेक्ट है वो आंसर में नहीं है, क्योंकि 3 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है, और हर ऑप्शन में 2 ऑप्शन है। लेकिन फिर भी पेपर में ऐसा थोड़ा याद आता है, मैं कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूं, फिर उन तीनों में से एक को और इनकरेक्ट कर देते हो आप। बोला कर ही दे, जुगाड़ आंसर तो लाना ही है, यही करते हो ना। ठीक, ऐसा ही होता ना। काफी टाइम लगा था, हाँ। मुझे करेक्ट बोल्ड में लिखा था। हाँ, दोबारा बताना किस किस का ठीक था। ये क्वेश्चन ठीक करना मतलब बहुत महारत है, मतलब ये टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा, यानी इसका मतलब आपने मेहनत करी क्वेश्चन सोल्व करने में और पढ़ने में भी। डी एंड एफ लोग वैसी नहीं पढ़ती दुनिया है। अब देखो, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें पता है स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन शो करता है। देखो एक क्वेश्चन भी मैंने शायद यूट्यूब पे भी डाला था एग्जाम्पल के तौर पे, स्कैंडियम +3 शो करता है और जिंक +2 शो करता है। तो 3D सीरीज में ये 2 एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, इनकी फिक्स होती है। अब अगर क्वेश्चन मैंने ये डाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपके नेक्स्ट ईयर आ सकता है। ऑप्शन है आयरन, क्रोमियम, स्कैंडियम, जिंक। स्कैंडियम, जिंक आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जिंक का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन D1 से 9 होता है। ये तो सही है यार, ये क्वेश्चन है एज इट इज नीट में आ सकता है अगर लिखना चाहो तो। पता है क्यों आ सकता है? क्योंकि आपके डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी में एक इन टेक्स्ट एग्जांपल इस पैटर्न का, और वहां से मैंने बनाया था, यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी लास्ट ईयर कि आ सकता है इस बार, लेकिन नहीं आया, गैस किया था। अब गैस तो यार मैं 200 क्वेश्चन करूंगा, 200 में से 10-12 ही आएंगे। अब 50 के 50 ऐसा ऐसा सर ने गैस कर रखा है, तो वही बात है, 10-12 भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ाऊंगा सारा, लेकिन कुछ कुछ गैस करता हूं मैं डायरेक्ट, जैसे ये गैस कर दिया, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे, मुझे तो याद है जिंक +2 शो करता ओनली। अरे जिंक +2 तो शो करता, लेकिन वो नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये गलती कर दोगे। अब इसमें देखो स्कैंडियम +3 शो करेगा, तो स्कैंडियम क्या बनाएगा? Sc2O3 बनाएगा। एमओ टाइप बनाया क्या? एमओ टाइप कौन बनाता है? TiO, VO, CrO, MnO, FeO, NiO, ZnO, CuO, ये सारे बनाते हैं, लेकिन वो नहीं बनाता। लेकिन जिंक ट्रांजिशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और वो आयनिक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होगी तो पोलराइजेशन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, फेजान रूल के अकॉर्डिंग। सर फेजान रूल क्या होता है? पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक। नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम टू Mn2O7। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्कैंडियम में +3, इसके बाद फिर +4, +5, +6, +7 ऐसे मैक्सिमम जाता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम नहीं आता। Fe का मैक्सिमम +3 होता है, ठीक। तो सही स्टेटमेंट है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5, ये सही है गलत? देखो
V2O3 है, V2O4 है, V2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो +3 +4 +5। एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ऑक्साइड की। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो बेसिक करैक्टर घट रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? ये तो बोल रहा है इंक्रीज होगा V2O3 से V2O5, यानी स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखो, V2O4 dissolves in acid to give VO4 ions salt। इसमें एक बात का ध्यान रखो, V2O4 क्या है? V2O4 में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? बोलो, +4 में है। और इसमें देखना कौन सी आएगी, चेक करो। X मान लो V की, और 4 ऑक्सीजन के ऊपर 4 - 2 इक्वल टू ओवरऑल एनायन की -3, X कितना आया? +5। तो जब भी इन ऑक्साइड्स को आप डिजोल्व करते हैं एल्कली में, एसिड में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, लेकिन यहां पे चेंज कर गया, यानी स्टेटमेंट गलत है। और CRO बेसिक होता है और Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बेसिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, Cr2O3 आया। देखो CRO, Cr2O3 और CrO3 +2 +3 +6, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऐसे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। सही है ना? तो ये स्टेटमेंट सही है। तो रॉन्ग कौन सी है? C and D ओनली। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? NCERT में है या नहीं है? पक्का? किसने चेक कर लिया? वेरी गुड। दिखाऊं? अब देखो, तो मैं दिखाता हूं जिन्होंने नहीं देखा, जो नहीं कर पाए, क्योंकि NCERT को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। लो, D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये था ना? ये देखो, कॉपर वाला क्वेश्चन यहां से पूछा था। अब नीचे आ जाओ, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। The highest oxidation number in the oxides coincide with the group number and is attained in scandium oxide to magnesium oxide, Fe2O3 to Mn2O7। ठीक है स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट थी या फर्स्ट थी? सेकंड थी। ठीक, अब वो लाइन और मिल जाएगी आपको MO वाली, अगर यहां पे ध्यान लगाओगे थोड़ा। अब देख लो, नजर दौड़ानी पड़ेगी थोड़ी, या आगे मिल जाएगी। कहां पे है? नीचे है क्या? आगे चले जाऊं? एक हो गई, आगे मिलेगी। इसमें है क्या? इससे भी आगे? पक्का? एज इट इज याद है? वेरी। इसमें कहा? और नीचे जाना है, और नीचे, ये रहा। अब इसमें ढूंढो भाई, ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। स्टेटमेंट A। B पीछे गई। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहां पे पढ़ो, CRO इज बेसिक, Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। E स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट पढ़ो, V2O4 dissolve in acids to give VO+2 salts। अब VO+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। X प्लस एक ऑक्सीजन -2 आएगा, इक्वल टू कैटायन बनाएगा, +2 X इक्वल टू +4। V2O4 में +4, इसमें +4। ये बताया था। ये हो गई आपकी कौन सी स्टेटमेंट? D या C? C हो गई शायद, और गलत थी जो, है ना? और एक और आएगी, एक और कहां गया? ये देखो, इन वेनेडियम देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 एंड टू एम्फोटेरिक V2O5। वो क्या बोल रहा था? इंक्रीज हो रहा है। ये क्या बोल रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये आपकी C वाली या D वाली स्टेटमेंट कौन सी आ गई? हुआ 500 हो गई कि नहीं हो गई NCERT से? आप ये समझ लो, जैसा नीट का पेपर आजकल आ रहा ना, तो केमिस्ट्री ही बायो है। ऐसे ही आते ना बायो की लाइन उठ उठ के, तो केमिस्ट्री की देख लो आप लाइन कैसे आ रही है। कल मैंने एस ब्लॉक की आपको दिखाया था, ठीक, अदर क्वेश्चंस भी दिखाए थे। तो आजकल बायो की तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये मान के चलो पेपर एम्स बना रहा है, NCERT से ही आएगा बार बार। एक आध क्वेश्चन टफ बनाएगा, वो जैसे आपका ये ऑर्गेनिक वाला था, तो उसको आपको छोड़ देना है, खास करके सेक्शन बी में हो। और अगर मान लीजिए सेक्शन ए में भी उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए ना, ज्यादा जिद नहीं करते, 180 नहीं तो 176 ले आओ, 176 नहीं हो 172 ले आओ,
लेकिन कोशिश करो सारे करेक्ट हो। ठीक, पढ़ाना मेरा काम है, करना आपका काम है। ठीक, तो देखो ब्रेक ले ले 2 मिनट का। नेक्स्ट देखो भाई 90 सेकंड। प्यूमाइस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ। प्यूमाइस्टोन क्या होता है? अरे वो अपने घरों में, गांव में ना दादी जो एडी रगड़ती रहती है लाल लाल पत्थर से, उसको प्यूमाइस्टोन बोलते हैं। तो कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो क्या आंसर आएगा? सॉलिड सोल। आंसर फर्स्ट, सरफेस केमिस्ट्री, टाइप ऑफ कोलॉइड। दिखाऊं? पढ़ा आपने सरफेस केमिस्ट्री में ये? सरफेस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है। देखो प्यूमाइस्टोन क्या है? सॉलिड सोल है। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल के एक भी वर्ड नहीं है एनसीईआरटी से बाहर, फिजिकल का देख लो आप। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो इसके बाद, और ये वाला क्वेश्चन, ये किसका ठीक था भाई? अच्छा ये सरफेस के इजी लिखोगे ना इसको, सरफेस केमिस्ट्री वाले को इजी, और टाइप ऑफ कोलॉइड लिख लिया। ठीक, इस बार सरफेस केमिस्ट्री में यार वो लास्ट में टॉपिक नहीं दे रखे एप्लीकेशंस, वो प्रेसिपिटेशन होता है वो दे रखा है। एक तो उससे क्वेश्चन आना चाहिए, एक वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, एक वहां से आना चाहिए। ठीक, 2024 ऐसे ही तुक्का मार रहा हूं है ना। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन किस किस का ठीक था भाई? बोलना। ठीक कर दिया, वेरी गुड। और किसका ठीक था? आप मुझे बताओ, सुनो एक बार, लिख लिया? ये क्वेश्चन देख के आपको कैसा फील आया? बड़ा लगा तो छोड़ दिया, और रीजन क्या हुआ? वंश ऑर्गेनिक नहीं आती। और किसी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ बेटा आपके साथ? गंदा सा लगा? आपको क्या लगा? टॉलरेंस वॉलेंस याद आ? वेरी गुड, बहुत काम हो गया आपका। हाँ, गलत हो गया। क्यों? समझ ही नहीं आया क्या करना। कंफ्यूज। तो वैसे तो ऑप्शन था आपके पास छोड़ने का, क्योंकि सेक्शन बी में है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन देखा, बोला सर ये ऑप्शन ऑर्गेनिक के हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। भाई एक्चुअल में टॉलरेंस रिजेंट होता है AgNO3 प्लस NH4OH, और ये NH4OH एक्चुअल में पता क्या होता है? NH3 प्लस वाटर होता है ये। ठीक, यही तो NH4OH है। तो ये Ag प्लस है और यहां पे अमोनिया भी है, तो Ag प्लस है ना, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कि नहीं बनाता? बस हो गया काम। यही तो टॉलरेंस रिजेंट है। इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। टॉलरेंस रिजेंट क्या करता है? ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो ये क्या है? कीटोन, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा क्या बन जाएगा? यहां पे ये एसिड एज इट इज, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन उसने देखो यहां पे एक OH माइनस और एक्स्ट्रा दे रखा है। एक्चुअल में ये देखो 2NH4OH से ये बनता है पूरा आपका, है ना। लेकिन उसने क्या दे रखा है? 3 OH दे रखा है। तो ये OH माइनस एक्स्ट्रा जो है ये एसिड के साथ क्या रिएक्शन कर जाएगा? बेस की, वाटर बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये बन जाएगा आपका एनायन। कौन सा आंसर आ रहा है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का क्वेश्चन। ठीक, कौन से टॉपिक का लिखोगे इसको? टॉलरेंस रिजेंट का लिख सकते हो। टॉलरेंस रिजेंट ही लिख दो, वहीं से आया डायरेक्ट। इजी, मीडियम, टफ क्या लिखना चाहते हो? इजी है क्वेश्चन, देखो जिसने पढ़ा उसके लिए तो इजी है, बाकी आपकी मर्जी, मीडियम लिखो या कार्बोनिल कंपाउंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी, मीडियम, टफ जो लिखना चाहो लिख लो। हाँ देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर फ्रेम करता है ना फिर मजा आएगा। अब इसको ये मत बोलना सर ये एनसीईआरटी का नहीं है, टॉलरेंस रिजेंट एनसीईआरटी में है। उसने लिख रखा भाई एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा, या यूं बोल दो एल्डिहाइड टॉलरेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है लेकिन कीटोन नहीं करता, तो कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा टॉलरेंस रिजेंट के साथ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये इतना टफ क्वेश्चन था पी ब्लॉक का। एक क्वेश्चन है पी ब्लॉक में, आपने कहीं लिखा गया अभी तक क्वेश्चन आ गया? चेक करो, अभी तक नहीं आया पी ब्लॉक से, आया क्या? नहीं आया ना। देखो अब यहां पे सबसे पहला पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है,
डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पहले तो आप एक काम करो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको आता होगा, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके दो मॉलिक्यूल ले लो क्योंकि डाई की बात हो रही है, डाई की बात हो रही है ना, ये हो गया डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दो हो गए। अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो गर्म करते ही निकलेगा पानी। कहां से? ये पानी निकल जाएगा। तो यहां से जैसे ही पानी निकला तो ये कनेक्शन हो जाएगा, यहां पे ये ऑक्सीजन बच गया, दिस इज H2S2O7 कॉल्ड ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो मींस हीट, सल्फ्यूरिक एसिड को हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बन रहा है, तो ये आपका लिख रखा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब इसको मैच कर लो। सबसे पहले पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है? 2 तो SOH बॉन्ड है, 4 SO और 1 SOS, 2 SOH है, 4 SO और 1 ये वाला तो नहीं है, ये मैच कर गया फर्स्ट वाला, सी का फर्स्ट। कौन से ऑप्शन में आ रहा है आंसर? हो गया? नहीं, लेकिन मैं आगे कराऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट, ये तो H2S2O7 हो गया। अब इसने ये वाला देखा परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइसल्फ्यूरिक तो है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल तो है, लेकिन परोक्सो मतलब परोक्सी लिंकेज, परोक्सी लिंकेज, तो इसमें ये आना चाहिए। अब ये परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो 2 SOH बॉन्ड, 4 SO और 1 SOOS, ये वाला आ गया। ए मैच कर गया थर्ड के साथ। बी सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत टफ है भाई ये तो ना बाहर से आदमी बुलाने पड़ेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये देखो 2 SOH और 2 SO, 2 SOH 2 SO, फोर्थ के साथ मैच कर गया। और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 होता है, 2 SOH 1 SO, सेकंड के साथ मैच कर गया। कौन सही मैच कर रहा है क्या? तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, टॉपिक लिख लो कौन सा है? एलोट्रोप थोड़ा, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है ना, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। अब एग्जामिनर का मूड आए तो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस या क्लोरीन भी पूछ सकता है भाई, कुछ और भी पूछ सकता है, ओजोन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक, उसमें डिस्कस कर लेंगे क्या आएगा। पी ब्लॉक के यूज से भी आ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2023 में पी ब्लॉक का एक ही क्वेश्चन आया, जिसकी वजह से आप ये कहते रहते हो इनऑर्गेनिक नहीं आती, इनऑर्गेनिक नहीं आती। अब कितनी बड़ी टेंशन आप लेते हो, एक क्वेश्चन पूछा लगातार, पीछे एक बार पता क्या हुआ, सॉल्यूशन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा 2-3 साल तक। अब जो आदमी सॉल्यूशन से डर रहा होगा, सॉल्यूशन से डरने का क्या मतलब हुआ? तो घबराओ मत किसी चैप्टर से। हाँ, आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो थर्मो से इतना डर रहा हो, वह पता चला डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT पूछ लिया। आयनिक से डर रहे हो, ये पूछ लिया BF3 लुईस एसिड है या नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो टफ है ना वो इजी भी आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला, ये क्वेश्चन NCERT की लाइन है डायरेक्ट, ये तो आप बायो के बच्चे वैसे भी कर लिया होगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? आपको यूट्रोफिकेशन पता है? जब भाई एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर बॉडी में, तो एल्गी ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। तो वाटर बॉडी पे जब एल्गी ग्रोथ बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा? सनलाइट और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल को, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स भी, प्लांट्स भी अफेक्ट होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो मर जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब अगर आपको किसी आदमी को गांव में जाके समझाना है, देसी आदमी को, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ताऊ या ताई जो भी है, बोला आप जोड़ पे आपने देखा होगा काई जम जाती तालाब पे, या आपने देखा होगा कुछ पौधे उगाते हैं हरे हरे, जैसे कमल का फूल या कुछ और वेजिटेशन हो जाता है, तो उसके कारण पूरा ग्रीन हो जाता तालाब, उसके अंदर फिर ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं जाती, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल से एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ऐसे आपको बायोदेसी आदमी को समझानी आनी चाहिए। गजेंद्र भाई अपना कैमरामैन है, इसको यूट्रोफिकेशन समझा, उसको ऐसी बायो आपको सीखनी है इस बार, तभी 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। और केमिस्ट्री ऐसी मैं सिखा दूंगा, समझे कि नहीं समझे? तो यूट्रोफिकेशन समझ में आया? अब इस स्टेटमेंट पढ़ दो, द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन। वर्ड्स के साथ खेल रहा है। न्यूट्रिएंट जब एक्सेस में होते हैं तब, तो एक्सेस लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, ये तो सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और 2 ट्रू। और ये क्या हो रहा है एग्जामिनर को आजकल? इनकरेक्ट ट्रू।
करेक्ट फॉल्स, पता नहीं कुछ भी करे जा रहा है। पहले ये इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे लिख, कुछ पागल हो गया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पागल नहीं हुआ है, बहुत मजे ले रहा है आप लोगों के। नहीं तुम्हें लग नहीं रहा है कि एग्जामिनर, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिस दिन नीट एग्जाम होता होगा या जो भी इंडिया के एग्जाम होते हैं, जैसे मैंने आपको यूपीएससी में भी बताया, यूपीएससी में भी उसने क्या किया, एकदम पैटर्न चेंज कर दिया, सबके होश उड़ा दिए, कोचिंग वालों के भी बच्चों के भी। ठीक, जो वो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते थे वो सब फेल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है जिस दिन एग्जाम होता होगा ना, एग्जामिनर साथ बैठते हुए, ले भाई चीयर्स, आज 2 पैग फालतू, आज 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 सब घबराए हुए हैं, सब आज सॉल्यूशन बनाने में लगे, सब ढूंढ रहे हैं कहां से क्वेश्चन आया है ना। ऐसा करता होगा पक्का, रात में बियर बार में जाता हुआ। ठीक, नेक्स्ट चीयर्स करो भाई। नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कौन सा, वाटर पॉल्यूशन से क्वेश्चन है। अगर आप मेरी लास्ट ईयर की कोई भी वीडियो देखोगे या टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, मेजर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, चिल्ला चिल्ला के बोलता मिलूंगा उसमें मैं आपको। इस बार वाटर पॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा 100%। बोला सर पिछली बार तो आपने गीत गा दिए, बता दिया, छोड़ो अब बात, इस बार का बताओ। लिखो ग्रीन केमिस्ट्री, मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर डॉक्टर लिख दो, ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर डॉक्टर लिख दो। डॉक्टर इसलिए लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आना तय है यहां से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोला कि तो एग्जामिनर की मजबूरी हो जाएगी पूछना ही ग्रीन केमिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि आपके एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से पूछ लिया, वाटर पॉल्यूशन से पूछ लिया, ग्रीन केमिस्ट्री से पूछे बहुत दिन हो गए। अगर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नेक्स्ट ईयर छोड़ के जाओ ना, लास्ट पेज पे ग्रीन केमिस्ट्री की 4-5 लाइन है वो पढ़ जाना, तो शायद वहां से आ जाए। मैं गैस कर रहा हूं, ये नहीं कि सर ने बोला या नहीं तो फिर पेपर में ढूंढ रहे हो 50 क्वेश्चन में, मैं गैस कर रहा हूं। ग्रीन केमिस्ट्री से आ सकता है या फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक का क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 बातें नोट कर लो, इंपॉर्टेंट ग्रीन केमिस्ट्री रहेगा। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये दिखाऊं एनसीईआरटी में कहां पे है? नहीं ना, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये पक्का दिखाऊंगा, फिजिकल का है। Which of the following is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। किस किस का ठीक था ये? अच्छा, सबका ठीक था आंसर। क्या थर्मो का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में, यूट्रोफिकेशन वाला भी इजी में आएगा ना। थर्मो का क्वेश्चन है, इजी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के टॉपिक से आया है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो ना आप थर्मो में, एनसीईआरटी में, वहां से आया है। इजी लिख लो ब्रैकेट में। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं पहले अटेम्प्ट में अपने को देखते ही। जैसे मैं बोलता हूं पहले अटेम्प्ट में ओनली वो क्वेश्चन करो जो आपको 100% आते हैं, उसमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो उस कैटेगरी में ये क्वेश्चन आएगा। समझे कि नहीं समझे? अब इस क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी में दिखाऊं तुम्हें ये फॉर्मूला। अब तो फिर वो खुद की भी बेइज्जती और एग्जामिनर की बेइज्जती, सबकी बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हारे टाइम की बेइज्जती। ये तो रहने देता हूं, ये तो समझते। फिर वो बोलेगा बिल्ला ठीक है तो हमारा पोल खोल रहा है, तो हमारी धोती खोल रहा है, लेकिन इतनी बुरी तरह भी मत खोल। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ो। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? इनमें देखो भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, एक बात ध्यान रखो, मेटल आयन है और एक आपका लिगेंड है। मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तब आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन से एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, तो तभी तो सिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी निकल गई, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? कम। एनर्जी कम हुई, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा या जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो वो क्या करेंगे? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसलिए आप बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसे लिखते हो ना, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, LFS लिख दो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, लेकिन इसमें साथ में हम एक चीज है ये जोड़ देते हैं, कभी भी अगर आपका चिलेट लिगेंड है, चिलेट यानी जो रिंग बनाएगा, जो बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो रिंग बनाते हैं। जैसे ये वाला, पहले वाले में देखो, इसमें ClCl है, अब यहां पे ये EN, इथाइलिन डायमीन, ये ऐसे रिंग बना लेता है। ये चिलेट कंपाउंड है, ये चिलेट फॉर्मेशन हो गया, ये चिलेट रिंग बोलते हैं इसको। तो चिलेट कंपाउंड जब बनता है, रिंग फॉर्मेशन जब होता है, तो वो क्या हो जाता है? वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो इनमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको बाइडेंटेट लिगेंड दे रखा, जो चिलेट कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। आंसर 1 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन कहां से आया? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से। इजी, टफ, मीडियम क्या रखोगे?
इजी है, जिसने भाई लाइन पढ़ रखी है वो तो सीधा हो जाएगा ना। अब आपको मीडियम में रखना तो रख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिख लो। कैसा क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन। कौन से टॉपिक का? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट देखो ये वाला। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपका ईथर की रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ? HX एसिड के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं? CO बॉन्ड क्लीवेज करते हैं। अब CO बॉन्ड ब्रेक आपका लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। तो इसको जब हम देखते हैं ये रिएक्शन कहलाती है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम कंपैरिजन करते हैं SN1 का और SN2 का। अगर इस तरफ भी SN1 हो रही है, इस तरफ भी SN1 होने की टेंडेंसी है, तो हम ये देखेंगे जिस तरफ SN1 का रेट ज्यादा है उस तरफ से बॉन्ड तोड़ेंगे। दोनों तरफ SN2 हो रही है तो उस तरफ से बॉन्ड तोड़ेंगे जिस तरफ SN2 का रेट ज्यादा है। और एक तरफ SN1 हो रही है, एक तरफ SN2, तो किस तरफ से तोड़ेंगे? जिस तरफ SN1 हो रही है। ठीक। और SN1 की रिएक्टिविटी हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या क्या देखते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। और SN2 होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको बताऊं एक बात। देखो जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ गया ये वाला, बताओ इधर से तो भाई स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। इधर से बॉन्ड तोड़ोगे तो SN1 होगी इधर, और इधर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, SN2 होगी। तो किस तरफ से बॉन्ड तोड़ा जाए? इस तरफ से। और जिस तरफ से बॉन्ड टूटेगा ना उसी तरफ क्या लग जाएगा? आपका हैलोजन एटम लग जाएगा, आयोडीन ब्रोमीन जो भी है, और उसके ऑक्सीजन के साथ H जाएगा। तो ये ऐसे तोड़ के लगा दोगे। तो ऐसे इसमें जैसे मान लीजिए इस तरफ से तोड़ते तो यहां I यहां H, या यानी यहां पे X लिख लो, हैलाइड आयन। ठीक, ऐसे बनता है। और मान लीजिए ये होता आपका, इसमें कैसे तोड़ते? इस तरफ भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है SN2, इस तरफ भी तो स्टेरिक हिंड्रेंस का है, और कार्बोकैटायन भी फर्स्ट डिग्री है, तो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इस तरफ से तोड़ेंगे क्योंकि इस तरफ SN2 का रेट ज्यादा है। ठीक, तो ये टूट जाएगा, इधर I आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये इधर रेजोनेंस में है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? क्या इजीली टूटेगा? वैसे भी एराइल हैलाइड, अगर एराइल हैलाइड है, मान लीजिए एराइल हैलाइड ये होता ना, ये NSR देते ही नहीं है इजीली, तो ये वही वाला केस तो बन गया। ठीक। तो इसमें अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे, इधर से तोड़ते हो तो यहां पे क्या बन रहा है? स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो इधर SN1 हो रही है इजीली, तो इधर SN1 का रेट बहुत ज्यादा होगा, तो बॉन्ड इधर से तोड़ दो, और जिस तरफ से बॉन्ड टूटेगा उधर ही क्या लग जाएगा? HI का I लग जाएगा। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बेंजाइल आयोडाइड हो गया, और दूसरी तरफ फिनोल हो गया। A और B आया कि नहीं आया? आंसर कौन सा? फर्स्ट। किस किस का ठीक था? ये ठीक कर दिया आप लोगों ने, आंसर फर्स्ट। ये आपका है अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, अल्कोहल फिनोल ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। और क्वेश्चन इजी या टफ? इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना IIT एडवांस में आ चुका, JEE मेन में आ चुका, एम्स में आ चुका, नीट में आ चुका। क्यों आया? क्योंकि NCERT में। दिखाऊं इस क्वेश्चन पे आप क्या लिखना चाहोगे? इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या विचार जो अभी मैंने आपको दिखाया? कौन सा चैप्टर अपना? ये देखो, ये आ गया भाई आपका, और नीचे जाना पड़ेगा है ना। ये तो अल्कोहल चल रहा अभी तो। हाँ, ये तो मैंने अभी बताया आपको। देखो ये तो मैं बता ही रहा था एग्जाम्पल आपको, है ना, NCERT का एग्जाम्पल 11.7। ये देखो, मेजर प्रोडक्ट बताना है, रिएक्शन विद HI, थर्ड ऑप्शन। NCERT का टेक्स्ट एग्जाम्पल आया है, डायरेक्ट NCERT का, नीट में देख लो आप। ठीक है ना, इसलिए बोलता हूं मैं NCERT पढ़ो। आप 10 तो आपके टेक्स्ट एग्जाम्पल टेक्स्ट क्वेश्चन से हो जाएंगे अगर सारे कर गए। और कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा? 10 क्वेश्चन आपके देखे हुए पेपर में सेकंड्स में हो रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 रह गए अपने। इसका क्या लिखा? इजी लिख लिया क्या? अब ये वाला क्वेश्चन बैलेंसिंग करके दिखाऊं इसकी? नहीं करूं? ऑप्शन से हो गया था क्या? मैं ऑप्शन से नहीं करता। देखो ये देखो, क्रोमियम +6 में है, किस में जा रहा है? +3 में, रिडक्शन हो गया। ये +4 से +6 में जा रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं। Cr2O7 - 2 किस में जा रहा है? Cr +3 में जा रहा है। बैलेंस करो,
इधर पहले सेंट्रल एटम 2, इधर है क्रोमियम, इधर भी कितना होना चाहिए 2। फिर हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन एटम, इधर कितने हैं 7, तो अपोजिट साइड क्या करोगे, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम, तो अपोजिट साइड में उतना ही H+ आयन ऐड कर दो, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। फिर इसके बाद सारे एटम बैलेंस हो गए, चार्ज बैलेंस करो। इधर टोटल चार्ज कितना है +6, इधर कितना है -2 और +14 +12 है। तो एक काम करो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, -6 -2 -8 +14 कितना हो गया, +6 इधर +6 उधर, +2 × +3 +6 है ना। ठीक, फिर इसके बाद देखो सल्फाइट आयन किस में जा रहा है, सल्फेट में जा रहा है। सल्फर एटम बैलेंस है सेंट्रल, ऑक्सीजन एटम इधर 3 इधर 4, इधर क्या करो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए। उधर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, इधर 2 H+ आयन ऐड कर दो, एटम बैलेंस चार्ज बैलेंस करो। -2 इधर ओवरऑल, इधर -2 और +2 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब इनको ऐसे ऐड करो ताकि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर, उसमें इसमें लेफ्ट इसमें राइट, कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। अब इक्वेशन को जोड़ दो, क्या आएगा आपका 14H+ + Cr2O7, उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब इधर ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करके 3H2O, मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 3 सल्फाइट आयन, और फिर इसके बाद वो 2 क्रोमियम +3 है और +7 वाटर मॉलिक्यूल, 3 सल्फेट आयन और 6 H+ आयन। अब देखो H+ आयन इधर भी है उधर भी है, हटा दो उसको, तो Cr2O7 -2 जो बचा, साथ में 3 सल्फाइट आयन जो बचा, तो H+ आयन कितने बच जाएंगे, 6 इधर उधर 14, इधर आके 6 - 8 H+ आयन। ये किस में जा रहा है, अब देखो 2 क्रोमियम प्लस है, +3 है, और ये वाटर मॉलिक्यूल 7 इधर है, उधर कितने हैं 3, तो ये 3 इधर आके 4 रह जाएंगे। और ये सल्फेट आयन कितने हैं 3, 4 वाटर मॉलिक्यूल। इसको क्या लिखा उसने, ए लिखा, ए कितना आया यहां से 1, इसको क्या लिखा बी कितना आया 3, इसको क्या लिखा सी कितना आया, बोलो ABC सही है क्या, 1 3 8, आंसर 3rd। ठीक है ना। ये है भाई आपका रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। इसको मीडियम में काउंट करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप करोगे वहां पे टफ लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 1.5 2 मिनट लगेगी बच्चे को सोल्व करने में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने क्वेश्चन देख लिया ध्यान से, रेडॉक्स का है, ठीक। अब चमत्कार देखना, ये हमारी एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, एनसीईआरटी की PDF, रेडॉक्स कहां पे है, ये रहा, ये आ गया, रेडॉक्स की PDF है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, प्रॉब्लम 8.8 है, इसमें रिएक्शन लिख रखी है, Cr2O7 2 - सल्फाइट आयन क्रोमियम +3 में जा रहा है, सल्फेट में जा रहा है, इसको बैलेंस करना है। लिखो प्रॉब्लम 8.8 आया है रेडॉक्स से। एनसीईआरटी मत पढ़ना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो आप सोल्व कर दोगे फिजिकल के एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती बेटा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर पोल खुल जाएगी कोचिंग की। ठीक, आगे बढ़ जाऊं अब, नेक्स्ट देखो फिर कौन सा क्वेश्चन था ये, अरे लास्ट आ गया, मजा आ गया। हाँ यार, बहुत बोलने में बहुत एफर्ट लगते हैं, और मैं ना, मेरी आदत है, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि फर्जीवाड़ा कर दो, 2-4 बता दिए 2-4 छोड़ दिए। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी पूरा डिटेल में बताया है, मतलब एक भी लाइन स्किप नहीं करता हूं, ताकि जो बच्चा समझने आ समझ के जाए। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है मैं एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं आया है, इतना आ रहा ना, बस मुझे इतना ही चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर इतना विश्वास पैदा करना चाहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और तुम्हें बस पैटर्न दिखाना चाहता हूं कि एग्जामिनर का सोच क्या है। एनसीईआरटी में भाई एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छी बात, आपको ये तो आप मेरी वैसे ही मानोगे अगर मेरे पास पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी में किन बातों का ध्यान रखें जब पढ़े, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो समझ में आ रहा ना, बस, और कुछ नहीं करना आपको। और कुछ भी अगर आपको ये नहीं पता नहीं एसिटाल्डिहाइड है, बहुत अच्छी बात है, फ्रेश माइंड से आओगे तो मैं आपको डेवलप करूंगा। जितना फ्रेश माइंड से आओगे मुझे इतना ही फायदा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सिखा पाऊंगा।
तो टेंशन नहीं है। आपको बेसिक आते हैं वो भी अच्छी बात है, आप और स्ट्रॉन्ग करो। सबको जीरो से मान के चलेंगे, ठीक है सर हम है भी। पहला एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन LiLH4 के साथ क्या होगा, रिड्यूस कर देगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। अल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट कर दिया, डिहाइड्रेशन होगा, बी क्या बन गया, एल्कीन। अब सी में क्या दे रखा है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, HBr के साथ, CH3CH2Br। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इसकी रिएक्शन करा रहा है ब्रोमोबेंजीन के साथ, RX और ये अराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स फीटिग। वुड्स फीटिग होगी तो क्या बनेगा भाई, जो बेंजीन है उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा दो, क्या आ गया ये, इथाइल बेंजीन बन गया। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड, आंसर 3। इसको चाहो तो टफ लिख लो, चाहो तो मीडियम लिख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन कहां का क्वेश्चन लिखे। वैसे तो इसमें आपका देखो कार्बोनिल कंपाउंड भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, एल्कीन भी बन रही है, और वुड्स रिएक्शन भी आ गई। यानी देखो रिडक्शन आ गया, फिर क्या आया रिडक्शन के साथ, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ गया एल्कीन का, और फिर आपका वुड्स फीटिग रिएक्शन आ गई। हाइड्रोकार्बन में लिख लो, लिखना चाहो तो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ज्यादा, देखो ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन ज्यादा आ रहा है। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन लिख लो, मिक्स क्वेश्चन लिख लो, मिक्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थे भाई, आया मजा। 2023 का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया, अब 2022 को और ऐसे ही रगड़ेंगे, क्योंकि इन 2 साल का एनालिसिस अगर हो गया ना तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं ना 24 में यहां से आ सकता है, मैंने बोल दिया ग्रीन केमिस्ट्री से आ सकता है 24 में। तो ये मैं चाहता हूं जब हम चैप्टर पढ़े ना, आपके खुद के दिमाग में आना चाहिए। कब, आपने मेरे से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने क्वेश्चन बैंक किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, फिर आप खुद आके बोलो सर मुझे ऐसा लग रहा है इस टॉपिक से आ सकते हैं। ये तब सीखोगे जब हम 4-5 दिन अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सीखो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा हर साल अब मान के चलो ये एक इस सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा, IIT भी दे रही है, उन्होंने फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया बताऊं, आप एक काम करो, NCERT एग्जाम्पलर उठाओ और NCERT उठाओ, NCERT में इन टेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करो ऑर्गेनिक के, हर चैप्टर में एक इस पैटर्न का क्वेश्चन है, हर चैप्टर में फिक्स है। NCERT अमाइंस वाले चैप्टर से लास्ट एग्जाम्पल जो एज इट इज आया था 2022 में, और मैंने क्लास में करवा रखा था, और मैंने बोला देखो IIT ने पूछा है, हर बार फिक्स कर दिया हर एग्जाम ने कि एक NCERT का ऐसा एग्जाम्पल लेना ही लेना है, और ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, होगा कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड वगैरह में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। कोई और डाउट है तो पूछ लेना, बाकी के काम होमवर्क आपका कुछ नहीं है। अगर आपकी ज्यादा इच्छा हो जा करके अपनी मिस्टेक लिख लिया करो कि मैंने 2023 में ये मिस्टेक की थी, इस बार नहीं करूंगा, बस इतना होमवर्क है। ठीक, NCERT में कुछ अगर देखना चाहो देख लिया करो। थैंक यू।